ध्यान दे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे अपन लोग, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग का स्टार्ट हो चुका था। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमने देख लिया था, सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है, उसमें से लेस क्या करना है, म्यूनिसिपल टैक्स लेस करना है। वो भी किस बेसिस पे लेस करना है, पेड बेसिस पे लेस करना है, ठीक है। पेड बेसिस पे म्यूनिसिपल टैक्स लेस कर दो, उसके बाद क्या लेस करोगे आप लोग, तो आएगा एनुअल वैल्यू, उसमें फिर क्या घटाया जाता है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन लोन। याद आया कि भूल गए, क्या हो गया, अनरियलाइज रेंट, हाँ ठीक है वो भी है, मतलब मेन अनरियलाइज रेंट बहुत कम आता है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने छोड़ दिया। चलो पूरे ही बोल देते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से लेस करोगे क्या, म्यूनिसिपल टैक्स, वो भी पेड बेसिस पे, और पेड किसको करना है, ओनर को पे करना है, याद रखना, ठीक है। जो घटेगा उसके बाद फिर क्या घटा सकते हैं, अनरियलाइज रेंट घटा सकते हैं, ठीक है। जो आएगा वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा एनुअल वैल्यू कहलाएगा। अब इसमें से तुम लोग क्या डिडक्ट करोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, सारे खर्चों को इग्नोर करोगे और क्या घटाओगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और फिर अंत में क्या घटाओगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। आपका आंसर क्या हो जाएगा, निकल आएगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी बुक का। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया था कल के क्लास में, आज मैं तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बता देता हूँ। चलो 1 देख लेते हैं आज, ठीक है। लाओ दिखाओ 1 दिखाओ, अपन 1 बना के देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया देखेंगे, सबका ध्यान क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में करवा रहा हूं तुम लोग को अभी, देखिए क्या लिखता है, मिस्टर ए इज द ऑनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मिस्टर ए जो है एक हाउस प्रॉपर्टी के ऑनर है। फिर आगे कहता है हुज म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इज 75,000 रुपीज, जिसका म्यूनिसिपल वैल्यूएशन जो है कितना दिया है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन हम लोगों को, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन जो दिया हुआ है हम लोगों को, कुछ दिया हुआ है म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 75,000 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है। जबकि फेयर रेंट जो दिया हुआ है उसमें का जो फेयर रेंट हम लोगों को दिया हुआ है वो कुछ दिया 80,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। फेयर रेंट कितना दिया है, 80,000 हम लोग को क्या दिया है, फेयर रेंट दिया हुआ है। फिर आगे बात करते हैं अपन लोग, नेक्स्ट देखते हैं, नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, बोल रहे घर रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं आता है, तो चलो अपना काम उतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस वॉज कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 2015, मकान बनना जो स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुआ है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड कंप्लीटेड ऑन 30 अप्रैल 2016, कंप्लीट कब हुआ है, 30 अप्रैल को, ये ध्यान रखना है आपको। स्टार्ट कब हुआ है बनना, पहली ईंट कब रखी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, कंप्लीट बनकर तैयार कब हुआ वो इंपॉर्टेंट है। कब बनकर तैयार हो रहा बोल रहा है, अप्रैल 2016। बोलो सेशन, बोलो कौन से सेशन से बिलोंग करता है। देखो यहाँ पे ना डेट पे फोकस मत करना, मंथ पे ही फोकस मत करना, आपको सेशन से मतलब है। बताओ ये अप्रैल 2016 बोल रहा है, कौन सा सेशन है ये, 16-17 क्या है, यानी आप बोल सकते हैं कि आपका जो मकान बनकर तैयार हुआ है कंप्लीटेड ईयर जो है वो क्या है, 16-17 है। आया बात समझ में, क्या है हमारा 16-17, कंप्लीटेड ईयर जो है वो कितना है, 16-17। आगे देखें, इसके बाद कहता है अपन लोगों को, मिस्टर आगे लिखा हुआ 16-17 हो गया। द बिल्डिंग कंप्राइजेस फॉर ऑफ 3 यूनिट्स, बोल रहा है कि जो बिल्डिंग है वो 3 यूनिट्स में बटी हुई है, मतलब जो बिल्डिंग है वो जो हाउस प्रॉपर्टी वो 3 यूनिट में बटा हुआ, उसमें 3 यूनिट्स है, 3 इक्वल यूनिट्स क्या रहा होगा। अब कहता है बोल रहा है 3 यूनिट्स एंड इट्स लेट आउट टू मिस्टर एक्स वाई एंड जेड एंड एनुअल रेंट ऑफ 30,000 पर यूनिट। बोल रहा है कि उसको एक्स वाई जेड को किराए पर क्या कर दिया गया, दे दिया गया, और हर एक यूनिट से उनको 30,000 रुपये पर एनम, साल भर का कितना वसूल होता है, 30,000 रुपये पर एनम उनको क्या होता है, वसूल होता है पर यूनिट से। साल भर का एनुअल रेंट 30,000 वसूल होता है, 30,000 इससे, 30,000 इससे और 30,000 इससे। यानी इस प्रकार से अगर पूरे प्रॉपर्टी का देखा जाए, हमको पूरी प्रॉपर्टी का निकालना है ना, तो पूरी प्रॉपर्टी का देखा जाए तो एक्चुअल रेंट कितना कहलाएगा, 90,000। नहीं आया समझ में, कितना कहलाएगा, 90,000 कहलाएगा। क्लियर है पूरी प्रॉपर्टी का। आगे कहता है मिस्टर ए पेड अ म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स पेड किया गया, म्यूनिसिपल टैक्स जो पेड किया गया मिस्टर ए ने कितना पेड किया, 12,000 पेड किया, ठीक है, इसका डिडक्शन मिल जाएगा। आगे कहता है द एंटायर बिल्डिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फाइंड आउट द एनुअल वैल्यू of house of Mr. A and Y has taken their units for residential purpose and Mr. Z is business purpose। बोल रहा है कि X और Y ने जो लिया था वो किस पर्पस से लिया था, रहने के लिए लिया था, और Z ने उसको बिजनेस करने के लिए लिया, किसी पर्पस से लिया यार, किराए पर तो है ना, तो बस किराए पर है तो किराए पर है, ठीक है। अब देखो आपको कंप्यूट करना है एनुअल वैल्यू, आपको एनुअल वैल्यू निकालने बोला है, मैं आप लोगों को पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या करूंगा, निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिया क्वेश्चन में, म्यूनिसिपल वैल्यू 75,000 दिया है, फेयर रेंट 80,000 दिया है, मकान बनकर तैयार हुआ साल 2016-17 में, ठीक। मकान जो था, पूरी मकान था, कभी भी हाउस प्रॉपर्टी पूरे मकान का निकालते इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मकान में 3 इक्वल यूनिट था, 1 2 3, जो एक्स रह रहा था, वाई रह रहा था, बी जेड रह रहा था, तीनों को किराए पर क्या किया है, दिया हुआ है मिस्टर ए ने।
यानी कि हर एक यूनिट से उसको साल भर का किराया कितना मिलता है, 90,000 रुपये मिलता है, सॉरी 30,000 रुपये मिलता है, 30 या 90,000 रुपये किराया मिलता है, यानी एक्चुअल रेंट कितना हो गया 90,000, और म्यूनसिपल टैक्स कितना पेड किया है 12,000। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। रूल रेगुलेशन याद है, बिल्कुल आसान सी बात है। तो चलो लिखेंगे, ऊपर हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर, क्या नाम है इसका, ए, ऑफ मिस्टर ए लिख लीजिएगा, और एक कॉलम थोड़ा वर्किंग नोट के लिए रख लेंगे। अब देखिए, आप चाहे तो यहाँ पे कॉलम बना सकते हैं, नीचे क्या लिखना है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 और 21। समझ आया? ठीक है, चलिए काम करते हैं अपन लोग फटाफट। ये कॉलम हमारा बनकर तैयार हो गया, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिया जाता है, बोलो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिया जाता है। तो बताओ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो अलग से वर्किंग नोट पे आएंगे हम, ठीक है, अलग से वर्किंग नोट में आएंगे, और क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ। कल के क्लास में सिखाया था ना, लास्ट क्लास में, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हम लोग को ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बोलो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है ना, विच एवर इज ग्रेटर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए क्या देखा जाता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हेडिंग डाल लो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और क्या लिखोगे, विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर। दो चीजों में जो सबसे ज्यादा होगा वो तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। यानी कि क्या, पहला एक्चुअल रेंट और दूसरा बोलो एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, एक्चुअल रेंट कितना दिया पूरी प्रॉपर्टी का, बताओ हमें, 90,000 दिया सर, और एक्सपेक्टेड रेंट नहीं पता है क्या, तो एक्सपेक्टेड निकालना पड़ेगा। चलो एक्सपेक्टेड निकालते हैं, हम लोग निकालेंगे नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकाला जाता है, विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर। बोलो, दोनों में किसको किसको देखेंगे, पहला हम देखेंगे म्यूनसिपल वैल्यू, म्यूनसिपल वैल्यू देखेंगे, और दूसरा क्या देखेंगे, फेयर रेंट देखेंगे। कितना दिया म्यूनसिपल वैल्यू, और इसमें 80,000 दिया है। ओके, चलिए बताइए, दोनों में ज़्यादा कौन दिख रहा है, फेयर रेंट दिख रहा है ना, 80,000 हमको ज़्यादा दिख रहा है। क्या यहाँ स्टैंडर्ड रेंट दिया है, अगर स्टैंडर्ड रेंट देता काम हमारा बढ़ जाता, फिर विच एवर इज लेस देखते, बट ऐसा कुछ तो है नहीं, यही हमारा क्या कहलाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। अब इन दोनों में देखेंगे कि ग्रेटर कौन है, बताओ कौन है ग्रेटर, क्या 6,000, 90 एक्चुअल रेंट है, तो मतलब 90,000 पहचान नहीं पा रही क्या, चलो 90,000 क्या लेंगे, 90,000। समझ में आया, तो 90,000 ग्रेटर है, तो यानी कि हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आ जाएगा, 90,000 रुपये। नहीं आया समझ में, आ गया। इसी 90,000 पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ठीक है, चलो बोलो, सबसे पहले क्या घटाया जाता है, आप ही बोलो, म्यूनिसिपल टैक्स, बशर्ते वो टैक्स पेड होना चाहिए, और किसके द्वारा पेड होना चाहिए, मकान के मालिक के द्वारा। पेड भी कर रहा, देखो लिखा मिस्टर ए पेड कर रहा, लिखा बकायदा, तो दे दो मिस्टर ए कितना पेड करेगा, 12,000। चलो बोलो कितना आया, 78,000। दिस इज योर एनुअल वैल्यू। क्या यहाँ पे कोई अनरियलाइज रेंट वेंट तो दिया नहीं क्वेश्चन में, मारो गोली, इसको छोड़ो हटाओ। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसमें लेस क्या किया जाता है, बताओ, डिडक्शन, सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग क्या घटाया जाएगा, डिडक्शन घटाया जाएगा। सबसे पहले कौन सा डिडक्शन आएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। बोलो, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना लिया जाता है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो बोलो एनुअल वैल्यू कितना है यहाँ पर, 78,000 का क्या लेंगे, 30%। बोलो कितना आएगा, इसके अलावा कोई भी अगर यहाँ खर्चा होता है कि भाई, हाँ 30,000, 23,400, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी खर्चा होता, जैसे आप वाइट वॉशिंग करा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, वाटर टैंक का रिपेयरिंग दे रहे हो, तो क्या उसके मतलब अपन को कोई मतलब नहीं है, बस घटा दो। क्या निकल आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बोलो कितना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलो बोलो 1,40,000। क्या गलत गलत ये जोड़ना नहीं घटाना है मैम, 54,600 ये आएगा आंसर। नहीं आया समझ में, इसी इनकम पे क्या देना है, टैक्स देना है। सैलरी से आसान है कि नहीं है, 2 मिनट में बन गया, क्लियर है। हाँ माइनस करना, छूट मिल रहा है ना, खर्चा है, चलेगा। और कुछ पूछना है, हाँ बोलो। कहाँ कंप्लीट हो गया, एकदम आसान है। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये था हम लोगों का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब हम जो देखने वाले कुछ कंडीशंस देखने वाले हैं कि अगर कुछ कंडीशंस होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। ठीक है, नंबर 1 इधर देखो,
ध्यान दो, सबसे पहला नंबर 1, व्हेन हाउस प्रॉपर्टी इज यूजेज एज सेल्फ रेसिडेंस बाय ओनर। अगर मान लो घर का मालिक जो है उस हाउस प्रॉपर्टी को कैसे यूज कर रहा है, किराए पर नहीं दिया है, कैसे यूज कर रहा है, उस घर को खुद के रहने के लिए यूज कर रहा है। अब बताओ ऐसे में क्या हाउस प्रॉपर्टी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाला जाएगा, क्या टैक्स लगेगा? अब वो तो खुद रह रहा है, तो क्या होगा बताइए ऐसे सिचुएशन पे। तो ऐसे सिचुएशन में याद रखना कि जब कभी भी मकान का मालिक उस हाउस प्रॉपर्टी को खुद के रहने के लिए क्या करता है, यूज करता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो उसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं निकाला जाता, म्यूनिसिपल टैक्स का भी डिडक्शन नहीं मिलता, सीधा अपन कहाँ कूदते हैं, एनुअल वैल्यू में कूदते हैं। और ऐसे हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू क्या होता है मालूम है, नील होता है। सीधा क्या बोलेंगे, एनुअल वैल्यू। ये एनुअल वैल्यू आता कैसे है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में लेस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स, फिर लेस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स, लेस करते हैं, तब जाके क्या आता है, एनुअल वैल्यू आता है। लेकिन अगर सेल्फ यूज कर रहा है तो वहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं निकालोगे, म्यूनिसिपल टैक्स को भी इग्नोर करोगे, सीधा क्या करोगे, एनुअल वैल्यू, और उसका एनुअल वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, कोई एनुअल वैल्यू नहीं होगा ऐसे हाउस प्रॉपर्टी का। समझ में आया? अब सवाल उठता है क्या इनको डिडक्शन मिलेगा, क्या इनको डिडक्शन मिलेगा? तो सबसे पहले अपन क्या डिडक्शन घटाते थे इसमें, याद करो, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। समझ में आया? अब दूसरा डिडक्शन अपन क्या घटाते थे, याद करिए, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या घटाया जाता था, इंटरेस्ट ऑन लोन घटाया जाता था। इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन क्या होगा, मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन उसमें भी लिमिट है, मालूम लिमिट है, कितना मिलेगा, या तो मैक्सिमम अप टू 30,000 रुपीज तक मिलेगा, या फिर 30,000 रुपीज तक मिलेगा, या तो आपको अप टू रुपीज 30,000 मिलेगा, या तो 30,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा आप लोग को लोन पे, इंटरेस्ट पे, या फिर आपको ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा, 2 लाख तक मिलेगा। समझ में आया? आपको कितना, कौन से कैटेगरी अच्छा लग रहा है, 2 लाख तक चाहिए? तो सर सवाल उठता है कब 30,000 और कब 2 लाख, तो बताएंगे बाद में कब 30,000 और कब 2 लाख। आई बात समझ में? मैक्स लिमिट है, या तो 30,000 मिलेगा, या तो फिर कितना मिलेगा, 2 लाख मिलेगा। आई बात समझ में? तो यार जीरो में से अगर माइनस वाले कोई अमाउंट को घटाओगे तो क्या आएगा, आंसर माइनस में नहीं आ जाएगा, तो ये कहलाएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या कहलाएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, ये तो पहला दूसरा कंडीशन हुआ। नंबर 2, व्हेन हाउस प्रॉपर्टी इज यूजेज एज सेल्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आप अपने हाउस प्रॉपर्टी को रहने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो, सेल्फ बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो, बिजनेस के लिए, या फिर कोई प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई बात समझ में? तो ऐसा प्रॉपर्टी के साथ क्या किया जाएगा, तो ऐसा प्रॉपर्टी के साथ कुछ मत करना, सीधा क्या करना मालूम है, अपन बात करेंगे इसकी, बात यहाँ करेंगे ही नहीं। समझ में आया क्या बोलेंगे, अपन बात करेंगे सीधा इसको, अपन लिखेंगे अंडर द पीजीबीपी हेड, इसमें बात करेंगे, इसका पीजीबीपी हेड में बात करेंगे, मतलब इसकी बात यहाँ करोगे ही नहीं। अगर लिखा रहेगा कि उस हाउस प्रॉपर्टी को बिजनेस एंड प्रोफेशन के पर्पस से यूज कर रहा है, तो इससे रिलेटेड जो भी आप खर्चे करोगे, जो भी आप इनकम होगा, जो भी कुछ करोगे, इसकी बात हाउस प्रॉपर्टी में नहीं की जाएगी, इसकी बात कहाँ की जाएगी, पीजीबीपी हेड में की जाएगी। मतलब अगर आपके सामने ऐसा सिचुएशन आता है तो आप सीधा वहां पे क्या कर देना, डैश कर देना। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्या कर देना, डैश कर देना। आई बात समझ में? बातें ही नहीं करना, मतलब डैश हो जाएगा, ओके, कुछ नहीं करना है। अच्छा, अगला कंडीशन होता है नंबर 2 कंडीशन। अब नंबर 3 कंडीशन की बात करते हैं, व्हेन हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट, व्हेन हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट बट हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट फॉर फ्यू मंथ। मतलब हाउस प्रॉपर्टी जो है लेट आउट तो थी, बट जो हाउस प्रॉपर्टी है वो कुछ महीने खाली रहा। वैकेंट का मतलब क्या होता है, खाली रहना। हाउस प्रॉपर्टी था कुछ महीने तक क्या रहा, खाली रहा। अब बताओ ऐसे हाउस प्रॉपर्टी की कैसे करेंगे। मान लीजिए आप कोई मकान के मालिक हो, 12 महीने इसको किराए में देना है आपको। मान लो हर महीने आप 10,000 रुपये किराया क्या करते हो, लेते हो, ठीक है। लेकिन 10,000 में से 2 महीना ये क्या रहा, वैकेंट रहा। 2 महीना क्या रहा, वैकेंट रहा। 2 महीना खाली रहा ये। तो बताओ अब ऐसे सिचुएशन में हाउस प्रॉपर्टी की गणना कैसे करेंगे। मैंने अनरियलाइज्ड रेंट नहीं बोला। अनरियलाइज्ड रेंट में क्या होता था, 12 महीना पूरा किराए पर रहता था और 2 महीने का किराया नहीं मिला बोलते थे। अब यहाँ ऐसा भी तो हो सकता है कि 12 महीना 10,000 रुपये पर मंथ किराया ले रहे हैं, सामने वाला 10 महीना ही रहा, उसके बाद खाली करके चला गया और 2 महीना क्या रहा, मकान खाली रहा, धूल खाता रहा, सचमुच खाली रहा। आई बात समझ में? या ये भी हो सकता है 6 महीना खाली रहा, 6 महीना किराए पे रहा। या ये भी हो सकता है 1 महीना
किराए पर रहा, बाकी पूरा 11 महीना खाली रहा, ये भी तो हो सकता है। 1 महीना किराए पे रहा, बाकी पूरा महीना खाली रहा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मकान जो है पूरे साल भर में कुछ महीने किराए पर था और कुछ महीना क्या रहा, खाली रहा। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, तो ऐसे सिचुएशन बहुत आसान है। तब अपन जनरली अपन क्या निकालते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं ना। जनरली अपन क्या निकालते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं, नहीं निकालते। जनरली कैसे निकालते हैं, विच एवर इज ग्रेटर देखते हैं, एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट में। फिर अपन क्या देखते हैं, एक्सपेक्टेड में म्यूनसिपल वैल्यू का देखते हैं, फेयर रेंट का देखते हैं, फिर स्टैंडर्ड रेंट, दुनिया भर का कंपेयर करते हैं। होता है कि नहीं होता है। जब ऐसा सिचुएशन आए कि मकान सचमुच खाली है कुछ महीने तक, तब क्या होगा मालूम है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मतलब जो आपको एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हो रहा है वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। बात खत्म, आपको कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं। कितना आसान हो गया काम, जो एक्चुअल रेंट रिसीव होगा वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जैसे मान लो मकान क्या अभी बताया ना, मकान आपका मान लीजिए 12 महीने में से 10 महीना किराए पर था, 10 महीने किराए पे था, बाकी 2 महीना क्या था, खाली था। अब मान लो आपको 10,000 रुपये पर मंथ किराया मिलता है, तो बताओ तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना होगा, कितना किराया मिल रहा है, 10,000 एक महीने का, तो 10 महीने का कितना मिला, 10 महीने का कितना मिला, 1 लाख। तो 1 लाख ही क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। इसी पे आप खर्चे वर्चे दुनियादारी सब क्या करोगे, घटाओगे। नहीं आया समझ में, हाँ जो उसको छोड़ो, ध्यान नहीं देना। जितना एक्चुअल रेंट, अगर मान लो हम लोग का घर मान लीजिए 1 ही महीना किराए पर रहा, 10 महीना नहीं कितने महीना किराए पर रहा, 1 महीना, बाकी पूरा 11 महीना क्या रहा, खाली रहा, वैकेंट रहा। ठीक है, तो बताओ कितना होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, 10,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, 10,000 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। यानी जितना एक्चुअल में रेंट रिसीव्ड होगा वही तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा, बशर्ते घर सचमुच क्या रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए। नहीं आया समझ में, आ गया, भूलोगे तो नहीं। ठीक है, अच्छा अब आप और एक कंडीशन है, अब कंडीशन और एक है भाई, क्या कंडीशन है, नंबर 4 कंडीशन है, व्हेन हाउस प्रॉपर्टी इज वैकेंट फॉर फ्यू मंथ। कुछ महीने क्या रहा, हाउस प्रॉपर्टी जो है वो खाली रहा, या हाउस प्रॉपर्टी वॉज वैकेंट फॉर फ्यू मंथ, कुछ महीने क्या रहा, खाली हुआ। बट ड्यूरिंग द वैकेंट पीरियड हाउस प्रॉपर्टी यूजेज एज सेल्फ रेसिडेंस बाय ओनर। मतलब जब हाउस प्रॉपर्टी क्या रहा, देखो क्या बोल रहा है, हाउस प्रॉपर्टी था, कुछ महीना किराए पर रहा, कुछ महीना खाली रहा। लेकिन जब खाली रहा ना तो सचमुच खाली नहीं रहा। उस खाली रहने के दौरान जो मकान मालिक था ना वो खुद के रहने के लिए इस्तेमाल किया। अब क्या होगा, हाँ क्या होगा ऐसे सिचुएशन में, है ना। यानी मकान खाली तो नहीं रहा, क्या माना जाएगा, जैसे मान लीजिए किराया था, मान लीजिए मकान को उसने 8 महीने किराए पर दे रखा था, अब बचा कितना महीना, 4 महीना। 4 महीना किराए पर, 8 महीना किराए पर था, किराएदार खाली करके चला गया, बचा 4 महीना। 4 महीने में खुद रह रहा था, या उसका बेटा वहाँ रह रहा था, या वो अपने घर का सामान वामान कबाड़ वबाड़ उसमें क्या कर दिया, रख दिया, खाली नहीं था मकान। अब ऐसे सिचुएशन में ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा, तो जब ऐसा सिचुएशन आता है, यानी मकान खाली तो नहीं था ना, कन्फर्म मकान खाली था क्या, मकान खाली तो बिल्कुल भी नहीं था, तब क्या माना जाएगा, तब क्या करेंगे, जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे एज पर रूल, जैसे आप निकालते हो ना एज पर रूल, वैसे ही निकालोगे। क्या होता है एज पर रूल, वही कैसे करोगे, वही विच एवर इज ग्रेटर एक्चुअल रेंट का एक्सपेक्टेड रेंट के साथ कंपेयर करोगे। जितना एक्चुअल रेंट मिलेगा, सचमुच जितने महीने का एक्चुअल रेंट मिलेगा, 8 महीने किराए पे था तो 8 महीने का रेंट लोगे एक्चुअल रेंट में, 1 महीना किराए पे था तो 1 महीने का लोगे, बाकी समय तो खाली नहीं था। समझ में आया, मतलब क्या है ना, खाली किसको बोलते हैं, सचमुच खाली रहे, बिल्कुल धूल खाता रहे रूम घर, तब वो हाउस प्रॉपर्टी खाली माना जाएगा। लेकिन अगर वो अपने घर का पेटी भी रख दिया ना तो ये माना जाएगा, क्या माना जाएगा, कि उसको यूज कर रहा था वो। आई बात समझ में कि नहीं आई, नहीं आई बात समझ में, तो इसको एज पर रूल पूरा जैसे बनाते वैसे ही बनाएंगे। हाँ 8 महीने का एक्चुअल रेंट लेंगे, पूरा 12 महीने का नहीं लेंगे एक्चुअल रेंट, 8 ही महीने का लेंगे। हाँ तब भी वही तो बोल रहा हूँ, खाली कहाँ रहा, किसका सामान रखा, किराएदार का, मकान मालिक का। हाँ तो मकान मालिक फिर कहाँ, मकान फिर खाली कहाँ रहा, तो भाई मैंने पूरे साल भर यूज कर रहा वो मकान को, तो 8 ही में, हाँ 8 महीने का दिया तो 8 महीने को आप एक्चुअल रेंट में लोगे, एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल भर का लोगे, मकान खाली नहीं माना जाएगा। मतलब इवन अगर 1 महीने भी आपने किराए में दे दिया है और साल भर खुद के लिए यूज कर रहे हो, तब भी क्या माना जाएगा कि साल भर पूरे
किराए मकान जो पूरे साल भर किराए में दिया रहा है, ये माना जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मकान है, ये मकान है, देखो एग्जांपल दे रहे मकान है, मान लो मकान 1 महीने क्या रहा किराए पर दिया रहा, और 1 महीने का किराया मान लो कितना है 10,000 पर मंथ है, तो बताओ इसको एक्चुअल में कितना रेंट मिला होगा, 10,000 मिला होगा, तो एक्चुअल रेंट 10,000 1 महीने का, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड रेंट की बात करेंगे तो भाई एक्सपेक्टेड रेंट तो पूरे मकान का साल भर का लिख लेगा। तो मान लो हमने म्यूनसिपल वैल्यूएशन दुनियादारी सब किया और एक्सपेक्टेड रेंट निकला मान लो हमारा 1 लाख रुपए, कितना निकला 1 लाख। बोलो दोनों में ग्रेटर कौन है, 1 लाख है ना। तो 1 लाख आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा, इसी पे टैक्स चार्ज होगा। तो देख लेना भैया, किराए पर दोगे तो देख समझ के देना, पता चल रहा है 1 महीने में छोड़ के चला गया, बाकी महीने तुम खुद रह रहे हो तो फिर टैक्स भरना पड़ेगा। समझ में आया बात कि नहीं आया, नहीं आया बात समझ में, याद रहेगा। मकान अगर खाली है, सचमुच खाली है, तो फिर जितना एक्चुअल रेंट मिलेगा वही तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। लेकिन मकान खाली तो था, बट खाली रहने के दौरान आपने खुद यूज किया, 12 महीना अगर खुद यूज कर रहे हो तो फिर एनुअल वैल्यू नील हो जाएगा। लेकिन 12 महीने से 1 महीना भी अगर आपने किराए में दे दिया और बाकी खाली, बाकी महीना आप खुद यूज कर रहे हो या आपने किसी रिश्तेदार को भी दे रखा है आपने, तो ये माना जाएगा कि मकान आपका साल भर किराए पर था और उसी के हिसाब से कैलकुलेट करोगे रूल के अकॉर्डिंग। समझ आया कि नहीं आया, बोल दो, आ गया समझ में, ओके। अब एक और कंडीशन देख लो, देखिए जैसा कि हमने बताया कि एनुअल वैल्यू के बारे में हमने आपको बताया, एनुअल वैल्यू के बारे में बताया। अब एनुअल वैल्यू के साथ 2 चीज हो सकता है, या तो एनुअल वैल्यू 0 आएगा, या तो एनुअल वैल्यू क्या आएगा, अच्छा 0 नहीं आएगा। चलो एनुअल वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है, अगर एनुअल वैल्यू हमारा क्या आता है, एनुअल वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है, क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें घटाते हो ना। आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन आप घटाते हो, भी कितना परसेंट घटाते हो, 30% आप लोग क्या कर देते हो, घटा देते हो। सही बात है कि नहीं है। उसी जगह अगर एनुअल वैल्यू आपका नील आता है, क्या होता है, एनुअल वैल्यू क्या होता है, नील आता है, नील आता है, देन फिर नील आ रहा है मतलब 0 आ रहा है एनुअल वैल्यू, देन फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन इज नॉट अलाउड। स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन देते ना 30% इज नॉट अलाउड। आई बात समझ में, नॉट अलाउड, ओके। या फिर एनुअल वैल्यू अगर नेगेटिव भी आ जाता है, नेगेटिव मतलब माइनस के फॉर्म में भी आ जाता है, तब भी स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होगा। यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कब अलाउड होगा, अगर आपका एनुअल वैल्यू पॉजिटिव फॉर्म में आता है, 10,000, 12,000, 13,000 पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है, 1 रुपये भी पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% अपन क्या करेंगे, घटाएंगे, जैसे घटाते हैं। लेकिन अगर एनुअल वैल्यू 0 आता है या 0 से कम मतलब माइनस के फॉर्म में आता है, तब स्टैंडर्ड डिडक्शन में अपन को क्या 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 स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाया नहीं जाता, सिर्फ एक ही चीज घटाया जाता है, वो है तुम्हारा इंटरेस्ट और लोन। आई बात समझ में, यही कारण था। देखो जहाँ पे एनुअल वैल्यू नहीं था तो मैंने सिर्फ क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने नहीं घटाया, क्या घटाया, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन घटाया। नहीं आया समझ में, आ गया। तो इतनी सी रूल सी बात है, इतनी सी बातें हैं, समझ में आया रूल्स। एक बार रूल्स को रिवाइज कर लें। देखो सबसे पहला क्या है, अगर हाउस प्रॉपर्टी को कैसे यूज कर रहा है, वो सेल्फ यूज कर रहा है, खुद के रहने के लिए क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है खुद के लिए, तो क्या होगा, उसका एनुअल वैल्यू ऐसा हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू में डायरेक्ट कूदोगे, एनुअल वैल्यू नील होगा, एक ही चीज का डिडक्शन मिलेगा, एंड दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा उसमें भी कहानी है, लिमिट है उसमें भी, या तो 30,000 तक मिलेगा ज्यादा से ज्यादा साल भर का, या फिर 2 लाख तक मिलेगा। कब 30,000 कब 2 लाख आगे बताएंगे, ठीक है, ओके। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। इसके बाद व्हेन हाउस प्रॉपर्टी यूजेज अ सेल्फ रेसिडेंट एंड सेल्फ बिजनेस, अगर आप खुद के रहने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, खुद के बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं, वो किसी और को बिजनेस के लिए दिया किराए पर, तो उसको भी वो लोग खुद का मान लेते हैं। वैसे गलती मत करना, अगर वहां लिखा है कि मकान का मालिक खुद के बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, उसको फिर यहाँ बातें ही नहीं करोगे, सीधा बात कहाँ करोगे, अंडर द पीजीबीपी हेड, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड है ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, उसमें बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे नहीं। मतलब इससे जो भी खर्चों का डिडक्शन है, जो भी इसके खर्चे वर्चे होंगे, सब वो बिजनेस के हेड में डिडक्शन मिलेगा उसका, क्योंकि बिजनेस अलग टैक्स देते हो ना बिजनेस पे, इस वजह से, ठीक है। तीसरा नंबर कंडीशन, व्हेन हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट बट हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट फॉर फ्यू मंथ। मान लो हाउस प्रॉपर्टी किराए पर तो दिया है, बट कुछ महीने हाउस प्रॉपर्टी क्या रहा, खाली रहा, तब क्या होगा, तब जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है वही तुम्हारा क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, आ गया समझ में। और अगर मान लो हाउस प्रॉपर्टी किराए खाली तो था, मान लो हाउस प्रॉपर्टी कुछ समय किराए पर था और कुछ समय क्या रहा, खाली रहा, लेकिन खाली रहने के दौरान आपने उसको कैसे यूज कर लिया, मकान के मालिक ने सेल्फ रेसिडेंस के तौर पे यूज कर लिया, तो फिर भैया कैसे होगा, बोलो, हाँ जितना है एक्चुअल रेंट वही तुम्हारा क्या होगा, सॉरी जैसे रूल निकालते हो वही कहानी जैसे हमेशा निकालते हो, वो कंपेयर करके निकालोगे, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में ग्रेटर कौन है,
जैसे आप लोग बनाते हो रूल के अकॉर्डिंग वैसे ही आप बनाओगे। क्लियर है आप लोगों को? और अगर क्वेश्चन में आपको एनुअल वैल्यू कहीं भी नील दिखाई दे या कहीं भी एनुअल वैल्यू नेगेटिव के फॉर्म में दिखाई दे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मत घटाना, सिर्फ क्या घटाओगे? इंटरेस्ट ऑन लोन घटाओगे और कुछ नहीं घटाओगे। समझ में आया? चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। हो गया? देखिए, तो यहाँ तक हम लोग रूल के बारे में देख लिए। अब मैं आप लोग को जो रूल बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और वो रूल आज पूरा रूल खत्म ही कर लेते हैं आज, ठीक है? आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के रूल के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करने जाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, अगर आपने घर को बनाने के लिए, रिपेयर कराने के लिए या अगर आपने रिकंस्ट्रक्शन कराने के लिए अगर किसी प्रकार का लोन लिया है तो उस पर क्या दे रहे हो? इंटरेस्ट अगर पेमेंट कर रहे हो तो इंटरेस्ट का डिडक्शन क्या होगा? मिलेगा। वो भी किस बेसिस पे मिलेगा? ड्यू बेसिस मिलेगा। ड्यू बेसिस का मतलब क्या होता है? चाहे वो खर्चा आपने किया हो या ना किया हो, उसका डिडक्शन आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। क्लियर है? चलो देखो, अब सुनो, इंटरेस्ट ऑन लोन दो प्रकार की प्रॉपर्टी पे आपको ध्यान देखना पड़ेगा। जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन घटाओगे तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो इंटरेस्ट ऑन लोन किससे रिलेटेड है। क्या वो लेट आउट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है? लेट आउट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है मतलब वो प्रॉपर्टी लेट आउट है, मतलब किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी है, या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली प्रॉपर्टी है। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली प्रॉपर्टी है या फिर सीधा सेल्फ रेसिडेंस वाली प्रॉपर्टी है। सेल्फ रेसिडेंस वाली प्रॉपर्टी है, यानी कि वो प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? खुद के रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ये देखना पड़ेगा। समझ में आया? अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी चाहे किसी पर्पज से दिया और लेट आउट प्रॉपर्टी है तो याद रखना 100% इंटरेस्ट ऑन लोन, 100% इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी डिडक्टेबल, विल बी डिडक्टेबल, विल बी डिडक्टेबल, ठीक है? विल बी डिडक्टेबल होगा। समझ में आया? मतलब 100% इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर वो लेट आउट प्रॉपर्टी किराए पर दी हो, कोई लिमिटेशन नहीं, जितना है उतना क्या हो जाएगा? डिडक्शन मिलेगा। करोड़ों रुपए क्यों ना हो इंटरेस्ट ऑन लोन, करोड़ों रुपए का डिडक्शन क्या होगा? मिलेगा, अगर वो लेट आउट प्रॉपर्टी है तो। आई बात समझ में? अच्छा, लेट आउट प्रॉपर्टी है या फिर डीम लेट आउट प्रॉपर्टी है। अब आप बोलोगे सर ये डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी क्या है? वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है? डीम लेट आउट, डीम मतलब क्या होता है? समझना। लेट आउट किराए पर दी हुई समझी जाए, किराए पर दी हुई क्या जो है समझी जाए कि भाई ये भी किराए पर दी हुई है, ये समझी जाए। देखेंगे उसके बारे में, फिलहाल लेट आउट मान के चलो, ठीक है? ये ऐसी कहानी है इसके साथ, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर वो सेल्फ रेसिडेंस वाली प्रॉपर्टी है तो मैंने क्या सिखाया कि अगर सेल्फ रेसिडेंस वाली प्रॉपर्टी है, खुद के रहने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, सेल्फ रेसिडेंस ना, रेसिडेंस मतलब खुद के लिए रहने के लिए, बिजनेस करने के लिए नहीं, खुद के रहने के लिए अगर वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा है तो या तो 30,000 मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, अप टू 30,000। जब भी मैं अप टू वर्ड लिखता हूँ ना, मतलब 30,000 से ज्यादा, 30,000 या 30,000 से कम, अप टू तक। अगर मैं ऐसा लिखता इसका मतलब क्या होता? सीधा 30,000 मिलेगा, एकदम एक मुश्त 30,000 मिलेगा, ना कम ना ज्यादा। मैं अप टू लिखता हूँ, उसका मतलब क्या होता है? वर्ड का ही बड़ा इंपॉर्टेंस है ना। अप टू मतलब 30,000 तक मिलेगा, 30,000 या 30,000 से कम तक। या फिर कितना मिलेगा? रुपीज अप टू रुपीज 2 लाख, अप टू रुपीज 2 लाख, या तो 2 लाख तक मिलेगा या फिर कितना मिलेगा? ऐसा मिलेगा, या तो 2 लाख मिलेगा या फिर 30,000। ठीक, सवाल उठता है सर कब 2 लाख और कब? आपको कौन सा पसंद है? बोलो। 2 लाख, 2 लाख तक चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स फुलफिल करने पड़ेंगे। ये 3 कंडीशन जो बताने जा रहा हूँ फुलफिल करना पड़ेगा। नंबर 1, सबसे पहला है हाउस। पहला रूल है हाउस मस्ट बी कंप्लीटेड within 3 years from the next year which loan was taken। मतलब ये बोल रहा है यहाँ पे कि आपको हाउस को 3 साल के अंदर बनाकर क्या कर देना है? कंप्लीट कर देना। वो भी कौन से 3 साल से? जिस साल आपने लोन को लिया, जिस सेशन में आपने लोन को लिया ना, उस सेशन को छोड़ दो, उसके आने वाले 3 साल को गिनो। अगर वो 3 साल में हाउस प्रॉपर्टी आपने बनाकर कंप्लीट हो गया है तो पहला शर्त वो है। नहीं समझ में आया? देखो एग्जांपल देके समझाते हैं। मान लो आपने लोन लिया था, मान लीजिए लोन लिया आपने 1 जून 2012 को आपने लोन लिया, ठीक है? 1 जून 2012 को क्या किया? लोन लिया। बोलो कौन से सेशन में लोन लिया? 12-13 वाले सेशन में लोन लिया। तो 12-13 वाले सेशन में आपने लोन लिया है, जो लोन लिया 12-13 सेशन है, 12 सेशन को छोड़ दो, नेक्स्ट ईयर से गिनो। 13-14, 14-15,
और 15-16, मतलब आपका मकान इन 3 साल के अंदर में बनकर क्या हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। अगर तैयार हो गया है तो ये माना जाएगा, पहला कंडीशन। चौथा साल अगर चला गया भैया तो फिर नहीं माना जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। दूसरी बात, वादा करो कि जो आपने लोन लिया वो क्यों लिया है। लोन वॉज टेकन फॉर परचेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, मतलब वादा करिए कि जो आपने लोन लिया है वो घर को खरीदने के लिए लिया है या फिर बनवाने के लिए लिया है। समझ में आया? खरीदने के लिए लिया है या फिर किसके लिए लिया है, बनवाने के लिए लिया। अगर आपने रिपेयर कराने के लिए लिया तो बात नहीं मानेगी ना, रिपेयर कराने के लिए नहीं, रिकंस्ट्रक्शन कराने के लिए नहीं, इसके लिए परचेस के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो। और नंबर 3 कंडीशन है लोन वॉज टेकन ऑन 1 अप्रैल 1999 और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, मतलब वादा करिए कि जो आपने लोन लिया है, लोन का जो डेट है वो 1 अप्रैल 1999 के दिन लिया हो या उसके बाद लिया हो, उसके पहले नहीं। अगर ये 3 के 3 कंडीशन आप क्या कर देते हो, फुलफिल कर देते हो, तीनों के तीनों ना, कोई एक नहीं, तीनों के तीनों अगर आप फुलफिल कर देते हो तो आपको कितना मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख तक का आपको क्या होगा, डिडक्शन मिल सकता है। अगर आप इसमें से एक भी कंडीशन को क्या कर दिए, डेविएट कर दिए, इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन को अगर आपने क्या कर दिया, डेविएट कर दिया भैया, तो फिर कितना मिलेगा, 30,000 रुपये मिलेगा। समझ में आया? मतलब आपने क्या किया, ये वाला शर्त पूरा किया, ये वाला भी शर्त पूरा किया, परंतु जो घर के लिए लोन लिया था वो घर के रिपेयर के लिए लिया था या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया था, तो फिर कितना मिलेगा, 30,000। समझ में आया? या आपने जो लोन लिया था, मान लो सब दोनों कंडीशन पूरा करो, बट लोन जो लिया था वो 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया था, तब फिर कौन सा वाला, 30,000 वाला, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? तीनों का तीनों कंडीशन पूरा करना, तीनों का तीनों कंडीशन। ज्यादातर आपके क्वेश्चन में किसको ध्यान देना मालूम आप लोग को, इसको तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको इसको और इसको ध्यान रखना। आपको ध्यान किसको देना है, इन दोनों को। रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन बोलेगा तो फिर कितना मिलेगा, 30,000। ठीक है, समझ में आया? इतना अच्छे से पढ़ाने के बावजूद भी बच्चे क्या गलती करते हैं मालूम है, जब वो लेट आउट प्रॉपर्टी बना रहे होते तो वहां भी लिमिट सेट कर देते हैं। ऐसी बेवकूफ़ी तो तुम लोग नहीं करोगे ना। मैंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि आप जो मकान बनाओगे तो भाई अगर वो किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है, किराए पर दी हुई है, तो जितना भी रहेगा पूरा का पूरा क्या होगा, मिलेगा। नहीं आया समझ में? खत्म। ठीक है, ये मैंने जो इंटरेस्ट ऑन लोन का रूल बताया है वो कौन सा बताया मालूम है तुम लोग को? ये प्रीवियस ईयर वाले इंटरेस्ट ऑन लोन का रूल बताया है। ये कौन सा वाला इंटरेस्ट ऑन लोन है, प्रीवियस ईयर वाला भैया। कौन सा वाला है, प्रीवियस ईयर वाला। क्लियर है आप सभी को? ठीक, तो बोलोगे सर और कौन सा बचा, प्रीवियस ईयर तो होता है, और कुछ भी होता है क्या? हाँ होता है, एक और होता है जिसको मैं यहाँ पे बता दूं, चलेगा? ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की बात कर रहा हूँ। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब क्या होता है, जब मकान बन रहा था तब का। अब कैसे बोलोगे, समझ में नहीं आया? अच्छा सुनो, 1 मिनट रुक जाओ, पहले इसको लिख लो फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसा करेंगे बहुत फालतू तुम लोग का हॉच पॉच हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ मेरे को, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक किसी कुछ पूछना है तो बोलो। ये वाला कौन सा, ये वाला कुछ नहीं इसमें यार। अगर आपने सेल्फ रेसिडेंस के लिए घर लिया हुआ है, अगर आपने किसके लिए लिया है, खुद के रहने के लिए मकान लिया, उसके लिए लोन लिया है, तो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन लिमिटेड मिलेगा। या तो आपको 30,000 तक मिलेगा या फिर 2 लाख तक मिलेगा। 2 लाख तक कब मिलेगा, जब आप 3 के 3 रूल्स फुलफिल करते हो। पहला, आप घर को बना लिए हो, लोन लेने के 3 साल के अंदर बना लिए हो घर, ये वादा करो। दूसरा वादा करो कि आपने जो लोन लिया वो घर के बनवाने के लिए लिया था या खरीदने के लिए लिया था। और तीसरा वादा करो कि आपने लोन जो लिया वो 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है या उसके दिन लिया है। ये तीनों के तीनों रूल अगर फुलफिल करोगे तो आपको 2 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट और लोन पे, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर आप एक भी रूल अगर डेविएट कर जाते हो तो फिर कितना मिलेगा, 30,000 मिलेगा। अब आया बात समझ में कि नहीं आया? इतनी सी बात है। हाँ, क्या रूल है इसका? रूल थर्ड रूल है। जो आप लोन लोगे वो लोन को 1 अप्रैल 1999 के दिन लेना है या उसके बाद लेना है, तो आपको 2 लाख तक मिलेगा। उससे पहले ले लिया रहोगे तो फिर 30,000 तक मिलेगा मैक्सिमम। अब आया समझ में कि नहीं आया? अरे बोल रहा हूँ कि लोन वॉज टेकन ऑन 1 अप्रैल 1999, मतलब जो लोन लेने का डेट होता है ना, लोन लेते हो जिस दिन डेट,
जो लोन लेते हो जिस तारीख को, तो वो लोन 1 अप्रैल 1999 के दिन लिए हो या उसके बाद लिए हो, बाद मतलब किसी का भी लिए हो, 2014, 15, 16, 17, 1999 के बाद लिए हो, पहले नहीं लिए हो, बाद लिए हो, तो फिर कितना मिलेगा? 2 लाख तक मिलेगा। अब आया समझ में? अभी भी नहीं आया? हाँ, तो फिर 30,000 वाला मिलेगा। फिर ज़्यादा ज़्यादा कितना मिलेगा? 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। नहीं आया समझ में? अभी भी आ गया? पक्का? चलो जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करेंगे। और कैसे इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करेंगे? ऐसे इंटरेस्ट लोन की बात करेंगे। प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट ऑन लोन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन तो रहेगा वो, बट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लोन की बात करेंगे। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड देखिए, हम बताते हैं आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता क्या है। मान लीजिए आपने लोन लिया, मान लीजिए आपने लोन लिया 1 अप्रैल 2012 को आपने लोन क्या किया? ले लिया। लोन लेने का जो डेट था वो 1 अप्रैल 2012 को लोन लेने का डेट था। और आपका मकान जो बनकर तैयार हो रहा है, कंप्लीटेड ईयर है, मान लीजिए 2019-20 आपका मकान बनकर क्या हो रहा है? तैयार हो रहा है। तो बताओ, जिस दिन मकान बना होगा, जिस दिन आपने लोन लिया होगा, उसका इंटरेस्ट तब से पेमेंट करना स्टार्ट होता है। जिस दिन आपने लोन लिया उस दिन से पेमेंट करना स्टार्ट होता है इंटरेस्ट, कि मकान बनने के बाद हम लोग को इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है? जिस दिन लोन लिए हो, चाहे आप एक मकान बनाओ या ना बनाओ, आपका इंटरेस्ट कटना क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। इंटरेस्ट चार्ज होना चालू हो जाता है। ठीक है। अब मकान बनने में कितना समय लगा? 19-20, यानी कि अगर देखा जाए तो 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19, ऐसे करते करते आपने कितना साल? तकरीबन 8 साल तक इंटरेस्ट दिया होगा कि नहीं दिया होगा? 8 साल तक मकान बना होगा तो 8 साल तक आपने क्या दिया होगा? इंटरेस्ट आपने क्या किया होगा? दिया होगा इंटरेस्ट। तो भाई सवाल उठा, ठीक है इंटरेस्ट दिया होगा, आपको इनकम होना कब से चालू हुआ होगा? मकान बनने के बाद। इनकम जब मकान बन चुका होगा तब आपको इनकम बनना क्या हुआ होगा? स्टार्ट हुआ होगा। तो भाई आपको डिडक्शन मिलना भी कब से स्टार्ट हुआ होगा? मतलब जब मकान बन रहा था, इतने 8 साल में जब मकान बन रहा था, तब तो आपको इनकम नहीं हो रहा था, तब तो आप इनकम नहीं हो रहा था, टैक्स भी नहीं पटा रहे थे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट भी नहीं मिल रहा था आप लोग को। सही बात है। जिस दिन मकान बनकर तैयार हुआ, आपने किराए पर दिया, तुरंत गवर्नमेंट कूद कर आ गया, बोला लो हमको टैक्स। तो आपने बोला ठीक है भैया इंटरेस्ट ऑन लोन पटा रहे हो, तो गवर्नमेंट बोला ठीक है इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन ले लो प्रीवियस ईयर का। तो आपने बोला भैया मैं प्रीवियस ईयर का ही थोड़ी ना पटा रहा हूँ, जब मकान मेरा बन रहा था तब से इंटरेस्ट ऑन लोन पटा रहा हूँ, उसका डिडक्शन कब दोगे? तो गवर्नमेंट बोला अच्छा ठीक है, जब आपका मकान बन रहा था ना कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान, उस समय का भी आपने 8 साल, 5 साल, 6 साल, जब तक आपका मकान बना होगा, 2 साल, 3 साल, जब तक का आपने इंटरेस्ट नहीं दिया है, उसका भी डिडक्शन क्या कर लो? ले लो। डिडक्शन क्या कर लो? ले लो। ठीक है, यानी कि आप डिडक्शन लोगे। ठीक है, वो भी किस डिडक्शन आप ले लोगे। तो कब से लेंगे डिडक्शन? तो अपन लिखेंगे फ्रॉम द डिडक्शन स्टार्ट कब से होगा इंटरेस्ट का? फ्रॉम द कंप्लीटेड ईयर। कब से स्टार्ट होगा डिडक्शन मिलना? फ्रॉम द कंप्लीटेड ईयर। जिस साल से आपका मकान बनकर तैयार होगा उसी साल से आपका इंटरेस्ट ऑन जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो डिडक्शन मिलना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? और कैसे होगा? इन फाइव एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। इन 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा इसका डिडक्शन। आपको हर साल 5 इंस्टॉलमेंट मिलेगा। मान लीजिए इस 8 सालों में आपने कुल मिला के जो इंटरेस्ट पेड किया था, मान लीजिए 1 लाख रुपए इंटरेस्ट पेड किया था। कितना किया था? 1 लाख। तो इस 1 लाख का 5 किस्त बनाएंगे, कितना आया? 20,000। तो ये 19-20 वाले साल से स्टार्ट हो जाएगा। 19-20 वाले साल में 20,000 मिलेगा, फिर 20-21 में 20,000 मिलेगा, फिर 21-22 में 20,000 मिलेगा, फिर 22-23 में 20,000 मिलेगा, फिर 23-24 में 20,000 मिलेगा। ऐसे करके 5 साल तक आपको क्या मिलेगा? 20,000 रुपये मिलकर उसको क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। एक बार में नहीं मिलेगा पूरा, 5 किस्तों में मिलेगा। जिस साल से आपका मकान तैयार हुआ है, फ्रॉम द कंप्लीटेड ईयर, जिस साल से मकान बनकर तैयार हुआ है उस साल से आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट और लोन मिलना क्या हो जाएगा? डिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और कितने इंस्टॉलमेंट मिलेगा? 5 इंस्टॉलमेंट। तो आपका काम क्या है? जितना साल आपका काम क्या रहेगा? जितना साल मकान बना है, मतलब कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकाल दो और उसको 5 किस्तों में क्या कर दो? डिवाइड कर दो, और हर साल 5-5 किस्त का मिलेगा। नहीं आया समझ में? आ गया? जब क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तकरीबन हमने 95% जो रूल्स है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के वो हमने क्लियर कर दिया। फ्रीली हम लोग होकर क्या बना सकते हैं? अपन लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मुलाकात अपन की नेक्स्ट क्लास में होंगे। रूल को अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो बाय।